दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास पर। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार अगर देखा जाए आपके बीच में इतिहास का एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आपके बीच में चल रहा है, पहला पार्ट जा चुका है, दूसरे पार्ट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज का यह वीडियो दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 4 का जा रहा है। चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया है कि वैदिक काल, या कहा जाए पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आप हर एक पार्ट को जरूर देखिएगा। जैसे पहला पार्ट अगर नहीं देखेंगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, और आप दूसरा नहीं देखेंगे तो पहला नहीं समझ में आएगा। इसलिए दोनों को आपस में कोरिलेट करके बताया जाता है। आप दोनों पार्ट को जरूर देखिए, ठीक है। अगर आप खासकर मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो दोनों पार्ट को देखिए, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप उसको नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा, वो नहीं देखेंगे तो ये। इस तरह से जो है हम कोरिलेट करके लेके चल रहे हैं। तो यहां देख पा रहे हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 4 वैदिक काल जो है चल रहा है। पार्ट 2 आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में जा रहा है। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, सफल बैच अभी तक उसकी कीमत जो थी वो 220 रुपए रखी गई थी। नए साल के उपलक्ष्य में ऑफर मात्र के लिए यह कोर्स आपके लिए 120 रुपए में लॉन्च किया गया है। अगर आपको 120 रुपए में कोर्स लेना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लिंक के माध्यम से भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह ऑफर 120 रुपए में आपके लिए 5 जनवरी तक वैलिड है। 5 जनवरी के बाद पुनः इसकी जो प्राइस है उसमें वृद्धि करके पहले वाली प्राइस यानी 220 रुपए रख दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 120 रुपए में मैं आपके लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें, हालांकि ज्यादातर रिकॉर्डेड क्लासें ही अभी जा रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके लिए सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। अगर कोई दे रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा है, प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए कि यहां से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो चलिए लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने आश्रम व्यवस्था तक देखा था। आश्रम व्यवस्था यानी कहा जाए 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। ये तो 4 आश्रम थे। अब यहाँ जो हमारा अगला टॉपिक आता है उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक दशा के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से आप विचार करेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक दशा की अगर हम बात करें तो यहाँ आप कह सकते हैं राज्य का स्वरूप, ये पहला हेडिंग आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। राज्य के स्वरूप के अंतर्गत कहा जाए उत्तर वैदिक काल में साम्राज्यवाद की भावना का विकास होने के कारण राजतंत्रों का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख राज्य पांचाल, कुरु, मगध, कलिंग जो है, आवंती, विदर्भ आदि थे, ठीक है। किस काल के? उत्तर वैदिक काल के या उत्तर वैदिक कालीन के, ठीक है। तो आप पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन के जो प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे अगर कहा जाए प्रमुख राज्य तो आपने देख लिया, ठीक है। अगला हम आपको लेके चलते हैं, देखिए राजा का अधिकार। अब जाहिर सी बात है भाई, राजा जो होगा उसका भी कुछ अधिकार होगा, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इस काल में राजा को दैवी अधिकारों में जो है वृद्धि हो गई थी। किसमें? राजा के दैवी अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। और आगे कहा जा रहा है इनका मुख्य कारण था अनेक विशाल साम्राज्यों का उदय होना तथा राजा का पद पैतृक होना, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर कहा जाए राजा का अधिकार के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक हो गया, राजा का पद पैतृक था, परंतु कभी कभी राजा का निर्वाचन भी किया जाता था, ठीक है। आज आपने देखा होगा जैसे प्रधान का निर्वाचन किया जाता है, राजाओं के लिए
राज धीराज होता था या अधिराज या एक राज, ठीक है। सम्राट आदि का जो उच्चारण किया जाने लगा था, ठीक है, जो राजा की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और गौरव का क्या था, वो प्रतीक था, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आ रहा है आपका जो है राज्य का पदाधिकारी। ध्यान दीजिएगा, राज्य के पदाधिकारी के अंतर्गत अगर हम कहें तो थोड़ा सा इससे हटकर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, बाकी इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसे आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है राजा ने, ठीक है, राज्य के पदाधिकारी के अंतर्गत अगर कहा जाए तो राजा ने अनेक प्रशासनिक पदों का सृजन किया था, ठीक है। इसके पहले राजा हुआ करते थे, राजा के बाद राज्य के पदाधिकारी आए, ठीक है। जो राजा था वो अनेक प्रशासनिक पदों का सृजन किया था। इस काल के राज्य के अधिकारियों को रत्नसेन या रत्नी अथवा वीर कहा जाता था, ठीक है। राजा अधिकारियों की सहायता से प्रशासन सुचारू रूप से चलाता था, ठीक है। और अगर कहा जाए इसमें जो प्रमुख राज्य के अधिकारी थे वो संग्रहित कहा जाए, यहाँ मैंने लिख रखा है संग्रहित हो गया, ठीक है, और अछवाय हो गया, और आगे भामा दुध हो गया, सूत हो गया, क्षत्रिय हो गया, पालागल हो गया, ठीक है, तक्षण हो गए, रथाकार, विकर्तन, गोविकर्तन और स्थापित, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको नई नवेली लग रही होंगी, लेकिन बाबू आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी जाके काम बनने वाला है, अन्यथा की स्थिति में सब कुछ बाउंस कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर कहा जाए इन शब्दों के अर्थ को भी समझ लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अभी आपके ऊपर आए हैं मुझे पता था कि आप इसके बारे में नहीं समझ रहे। ये संग्रहित क्या है, अछवाय क्या है, भामादूत क्या है, सूत क्या है, क्षत्रिय क्या है, पालागल क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं मत जाइए, चैनल से आप जुड़ जाइए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप सफल बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 120 रुपये ऑफर चल रहा है, 120 रुपये आप पेमेंट करके सफल बैच आप ले लीजिए, ठीक है। नहीं लेते हैं तब भी चल जाएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, वो आपके ऊपर है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, संग्रहित, ठीक है। संग्रहित तक अगर हम बात करें तो यहाँ देख पा रहे हैं संग्रहित को कोषाध्यक्ष कहते थे, अछवाय को जुए का अध्यक्ष, भामादूत को कर एकत्र करने वाला, सूत को राज्य का वृत्तांत रखने वाला, क्षत्रिय को जो है कहा जा रहा है, क्षत्रिय को क्या कहेंगे, जो है खाना साम्राज्य, ठीक है, खान साम्राज्य या राज्य के परिवार का निरीक्षक भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है संदेशवाहक पालागल को कहेंगे। यहाँ क्षत्रिय को ध्यान लिख लीजिएगा आप, कह सकते हैं राज्य परिवार का निरीक्षक, ठीक है। और यहाँ या तो उससे कह सकते हैं खान सामा भी कह सकते हैं या राज्य परिवार का निरीक्षक भी कह सकते हैं। ऑब्लिक करके यहाँ आगे लिखना चाहिए था लेकिन छूट गया मुझे लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार तक्षण को बढ़ई कहेंगे, रथकार को रथ निर्माता, जो है विकर्तन को हम राजा के साथ शतरंज खेलने वाला, गोविकर्तन को हम वन निरीक्षक, स्थापति को हम मुख्य न्यायाधीश कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और कहा जा रहा है सभा तथा समिति क्या है, इसे आप पढ़िएगा। न्याय व्यवस्था को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही चीज़ें आप पढ़ लीजिए। वैदिक कालीन की आर्थिक दशा क्या थी, ठीक है। जैसे धार्मिक दशा भी होती है और आर्थिक दशा भी होती है। अभी हम धार्मिक दशा पर भी चर्चा करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। चैप्टर भले ही मेरा लंबा जाएगा, मुझे आपत्ति नहीं है, ठीक है। कहा जा रहा है इस काल में आर्थिक दशा अच्छी थी तथा निम्नलिखित क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही थी। पहला है कृषि। ध्यान दीजिएगा, कृषि के अंतर्गत कहें हम तो इस काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस काल में बीज जो है फसल खेती करने के लिए नई तकनीकों का विकास हुआ था। अच्छे और ज़्यादा जो है मात्रा में फसल उगाने के लिए खाद का प्रयोग होने लगा था। और आगे कहा जा रहा है चावल, गेहूँ, जौ जो है ये आदि इनके
जो है प्रमुख उत्पादन थे। आगे कहा जा रहा है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन के अंतर्गत ये गाय भैंस बकरी जो है, भेड़ कुत्ता घोड़ा आदि गधा ये सब सारी चीज़ें पालते थे। उद्योग धंधों को आप देख पा रहे हो, उद्योग धंधे देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र एवं जो है धातु का प्रयोग विकसित होने लगा था। आगे कहा जाए सोना चांदी सीसा टिन तांबा लोहा आदि धातुओं का प्रयोग बहुत होने लगा था। इन धातुओं में अस्त्र शस्त्र औजार बर्तन आभूषण आदि बनाए जाने लगे थे। ठीक है, चलिए वाणिज्य एवं जो है व्यापार के अंतर्गत इसे भी आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है ना। अगला हमारा आता है, ये तो हो गया आपका आर्थिक दशा। अगला आता है धार्मिक दशा, कौन सी? वैदिक कालीन की। अब यहाँ यज्ञों का महत्व दिया जाने लगा। कब? वैदिक कालीन की आर्थिक दशा में। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि यज्ञीय विधि विधान की विस्तृत जानकारी जो है गृह सूत्र और जो है स्रोत सूत्र से प्राप्त होती है। यज्ञ ब्राह्मण ही जो है करा सकते थे। यज्ञ 1 माह से लेकर जो है वर्ष पर्यंत चलते रहते थे। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे ब्राह्मण हो गए हैं, बहुत लोग खब्बू ब्राह्मण हो गए हैं। अभी आपके यहाँ कथा कहने जाएंगे ना, तो जैसे कहेंगे एक सत्यनारायण बाबा का कथा हो रहा है, तो वहाँ पर वो कहेंगे कि भैया 1 रुपया 10 रुपया यहाँ रख, 1 रुपया का प्रचलन नहीं खत्म हो गया। ठीक है, 10 रुपया यहाँ रख दीजिए, 10 रुपया यहाँ रख दीजिए। मालूम पड़ रहा है कि वो कथा कहने गए हैं तो सब कुछ वो ले ही लें आपका। ठीक है, हालांकि आज के समय में जो है भी कथा का प्रचलन है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है कि सिर्फ जो है ब्राह्मण ही कथा करवा सकते हैं, बहुत लोग संस्कृत के ज्ञाता हो गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तप को आप देख पा रहे हैं। तप में जो है ब्रह्मा है। तप ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन है, बिना तप के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तप से अलौकिक जो है शांति एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तो मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, तप करने से अगर सब कुछ प्राप्त हो जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के समय में कोई तप उप नहीं करता। हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे स्वतः फल चाखा। आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। आप हाथ गोड़ सरिया के इसे बैठ लीजिए ना, अगर आप सोचिए कि मुझे आकर जो है बिना हाथ पैर चलाए मेरे मुख में खाना चला जाए, तो ये असंभव है। ठीक है, तो इसलिए कर्म करना, ये तप उप के बल पर कुछ होता नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई से ही कुछ होने वाला है, पूजा पाठ में कुछ रखा नहीं है। मुझे ये सब चीज़ों से जो है मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, हाँ विश्वास रखिए, अलग का मामला है, लेकिन अब उन्हीं के भरोसे एकदम मत बैठिए। चलिए यहाँ दर्शन आप देख पा रहे हैं, इस काल में जो है दार्शनिक विचार पर जो है परिवर्तन हुए। आत्मा और ब्रह्म की एकता पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, कर्म का महत्व और बढ़ गया। मैंने आपको बताया कर्म का, जब आप कर्म करेंगे तब कुछ होगा, बिना कर्म किए कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे सत्य ज्ञान के लिए कर्म आवश्यक समझा गया। जो है आत्मा परमात्मा जो है माया मोक्ष स्वर्ग नरक कर्म सिद्धांत प्रतिपादन इसी काल में हुआ है। ये जो यहाँ स्वर्ग लोक है, तमाम जो लोक हैं ना, ये बाहर है मेरे समझ से। ठीक है, सब कुछ यही है, जैसा आप करेंगे यही आप भुगत कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप अपने दैनिक जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नवीन देवताओं का उदय कहा जा रहा है। इस काल में जो है त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व बढ़ गया था। सृष्टि के रचयिता प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, विष्णु को प्रधान यज्ञ पुरुष माना गया। जो है आगे जो है रुद्र शिव की पूजा अब शिवाजी पशुपति एवं महादेव के रूप में की जाने लगी, है ना। आगे कहा जा रहा है जो है धार्मिक स्वरूप के अंतर्गत अगर कहा जाए तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था। यज्ञ के 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, चलिए अगला है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी विस्तृत नहीं चलेंगे, चूँकि चैप्टर ये अंतिम चल रहा है। चैप्टर अंतिम का मतलब ये अंतिम टॉपिक आपका चल ही रहा है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उससे हम अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। हालांकि डिफाइन तो हम सब कुछ कर रहे हैं, नोट्स में हमने कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, हर चीज़ को मैंने जो है नोट्स में लिखा है। आप अगर नोट्स को लेते हैं तो और भी बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि आपके समक्ष नोट्स रखी होगी, उस नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो है और भी चीज़ें होंगी,
तो बेहतर होगा। ठीक है, बहरहाल चलिए आगे यहाँ उत्तर वैदिक कालीन साहित्य देख सकते हैं। पहला आ रहा है वेद। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में प्राचीनतम अंग वेद है। वेद शब्द विद धातु से बना है। ध्यान दीजिएगा, जो वेद शब्द है आपका विद धातु से बना है। इसका अर्थ है जानना, सामान्य अर्थ है ज्ञान। वेद ज्ञान को अक्षय भंडार वेद चार हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा ऊपर समझ में कम आया होगा, हम फिर से बताने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है उत्तर वैदिक कालीन साहित्य का प्राचीनतम अंग है। ठीक है, वेद शब्द विद धातु से बना है। इसका अर्थ है जानना। ठीक है, जानना, सामान्य इसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, सामान्यतः अगर कहा जाए तो इसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, या तो आप जानना भी कह सकते हैं। वेद जो है ज्ञान का अक्षय भंडार है। वेद आपके चार होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप कहेंगे ऋग्वेद होता है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद के अंतर्गत अगर कहा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर कहा जाए ऋग्वेद यह आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रतम बौद्धिक साहित्य आधार है। इसमें जो है देवताओं का गीतात्मक स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। 10 मंडल, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं लिखा गया है। ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल हैं। अगला है 18 सूक्त हैं, 1028 श्लोक हैं। ठीक है, और लगभग 10,584 ऋचाएँ हैं। ठीक है, क्या है? ऋचाएँ। ये रचना मत समझिएगा, यहाँ लिखा गलत है, ये ऋचाएँ ही सही है। ठीक है, इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान का भी पता चलता है। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है आज भी हिंदू यज्ञों का उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र से आज भी शादियाँ विवाह होने लगी हैं। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है यजुर्वेद को ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद के अंतर्गत कहा जाए तो इसमें जो है यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन मिलता है। इसके 2 भाग हैं, जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आगे है अगर इसमें और कहा जाए तो जबकि कृष्ण यजुर्वेद में श्लोकों के साथ साथ उनकी भी व्याख्या मिलती है, और यजुर्वेद में मात्र एक वेद है, गद्य और पद्य दोनों रचा गया है। ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए सामवेद, आप ध्यान दीजिएगा, सामवेद में लगभग जो है सामवेद में 1549 अथवा जो है 1810 श्लोक हैं। यज्ञ के अवसर पर इन श्लोकों को गाया जाता है। जब यज्ञ वगैरह होता है तो इन श्लोकों को गाया जाता है। अथर्ववेद में आप ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद में कहा जाए इसमें 20 मंडल हैं। ठीक है, 20 मंडल है, 731 ऋचाएँ हैं, 5839 मंत्र हैं, और आगे भूत प्रेत को अपने वश में करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। कहाँ? अथर्ववेद में। ये बड़ा खतरनाक वेद होता है। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, जो है पैपलाद और सौनक, ये आपके 2 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भूत प्रेत वाला वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद है। इसमें भूत प्रेत सब बसे हुए हैं। ठीक है, जो लोग देखे होंगे तमाम तरह के लोग मंत्र का जाप करते हैं, इसलिए तो ये अथर्ववेद से ही उन्हें ज्ञान मिलता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ आ रहा है उपवेद। उपवेद में अगर कहा जाए तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। ठीक है, ये उपवेद अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद हैं। पूछा जा सकता है कि उपवेद कितने हैं? भाई जाहिर सी बात है, प्रत्येक वेद का एक उपवेद। जब वेद हमारे 4 हैं तो उपवेद भी हमारे 4 होंगे। ठीक है, तो अथर्ववेद है, ध्यान दीजिएगा, जो है कहा जा रहा है आयुर्वेद, यहाँ थोड़ा बिल्कुल आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक है, ये आपके 4 उपवेद हैं, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब उपनिषद आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उपनिषद में अगर कहा जाए तो उपनिषद में जो है ब्रह्मा एवं आत्मा संबंधी विषयों के उच्चकोटि के दार्शनिक चिंतन किया है। इसकी संख्या 300 है। ठीक है, इसकी संख्या 300 है। इसमें 12 उपनिषद हैं। ठीक है, किसमें उपनिषद आपके 12 हैं। अब प्रमुख जो कौन कौन हैं अब इसको हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि ये 12 हैं, कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं जाता है कभी।
चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई। आगे यहाँ आ रहा है जो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम कहें, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई चीज़ बाबू आपका छोड़ा नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज़ छोड़ा होता तो उसकी बात अलग थी, ये चीज़ें छोड़िए आप, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम बात करते हैं रामायण की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। सिर्फ एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की है, तो आप कहेंगे वाल्मीकि ने की है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया है, ये भी पूछा जाता है। ये दोनों रचनाएं आप याद करिएगा, ठीक है। पुराण कितने हैं? पुराण आ गया, पुराण बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर पुराण के अंतर्गत कहा जाए रामायण आपका हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पुराण के अंतर्गत यहाँ आप सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। पुराण को हमने एक एक पुराण को मैंने लिख रखा है, ठीक है। 18 पुराण होते हैं जिसमें कहा जा रहा है मत्स्य हो गया, मार्कंडेय हो गया, भविष्य हो गया, भागवत हो गया, ब्राह्मण जो ब्रह्म जो है, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़ जो है, कूर्म, स्कंद, ये आपके 18 पुराण होते हैं। अरण्यक आ रहा है, अरण्यक को भी आप ध्यान देंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अरण्यक के अंतर्गत अगर कहा जाए तो इसमें भी आप कह सकते हैं जो है इसमें आत्मा, मृत्यु एवं जीवन संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग ये वेदों की व्याख्या करते हैं, जो है इनकी संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या पूछा जा सकता है कि वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है। शिक्षा हो गया, कल, व्याकरण जो है, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ये आपके वेदांग हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है वेदांग में साहित्य की रचना की गई, ये तो आपको पता ही है। बहरहाल अब ये अंतिम टॉपिक आपके बीच में आ गया, आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने सारी चीज़ों पर डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ जानना होगा तो बिल्कुल आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और हम आपको डिस्कस करेंगे। आप एक 3 कॉलम बनाइएगा। कॉलम में आप एक तरफ लिखिए वेद लिख लीजिए, ठीक है। एक तरफ उपवेद लिख लीजिए, एक तरफ जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, और एक तरफ रचनाकार लिख लीजिए। तो आप पहला लिखेंगे ऋग्वेद, इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है, इसके जो रचनाकार हैं ये धन्वंतरी हैं। अगला है यजुर्वेद, ठीक है। अगला आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है, और इसके जो रचनाकार हैं ये विश्वामित्र हैं। सामवेद लिखेंगे, गंधर्ववेद उपवेद है इसका, और भरत मुनि इसके रचनाकार हैं। अथर्ववेद लिखेंगे, इसके उपवेद जो हैं ये शल्य शास्त्र है, और इसके जो रचनाकार हैं वो विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, ये आपको पता ही है, ठीक है। अगला है वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम है, वैदिक सभ्यता ग्राम प्रधान सभ्यता है, ठीक है। आगे रथ दौड़, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, जुआ, मनोरंजन प्रमुख साधन थे, ठीक है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। गार्गी, अपाला, जो है घोषा, लोप मुद्रा, मैत्रेय इस काल के प्रमुख विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों पर डिस्कस किया है, कोई चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके लिए मैंने सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 120 रुपये। इस समय ऑफर चल रहा है, सफल बैच का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।